गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। कल हमने सेकंड चैप्टर तक किया था, जिसमें हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था किंगडम्स का। आज स्पेसिफिक फोकस होगा प्लांट किंगडम पर। प्लांट किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इनके अलावा पहले हम क्या समझते थे कि जो प्रोटिस्टा है या जो मोनेरा है, इनको भी पहले प्लेस किया गया था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस ने उनको और बेहतर स्टडी करना शुरू किया उन ऑर्गेनिजम्स को, उन्होंने देखा कि इनके फीचर्स प्लांट जैसे नहीं हैं। जैसे सेल वॉल कंपोजिशन अलग है ना, न्यूट्रिशनल फीचर्स अलग हैं, सब तो फोटोसिंथेटिक नहीं है। इसके अलावा सेलुलोजिक सेल वॉल सब में नहीं थी, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता, हालांकि उन्हें एल्गी कहा जाता था। तो समय समय के साथ ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, बेटर स्टडी करना शुरू किया ऑर्गेनिजम्स को, और तब उनका प्रॉपर कैटेगराइजेशन करना शुरू किया। अब देखो इसमें और क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखो इन्होंने दिया है, लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स। सब यहाँ पर इन्होंने कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बताया, जैसे कि आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये क्या है। आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, तीन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वो है जिसमें कि उन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाता है जिसको कि नेकेड आई से देखा जा सकता है, यानी कि बाहर से ऑब्जर्व करके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होती है उनके बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। और इसमें ज़्यादातर क्या लिए जाते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, ना कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। और ये इसीलिए ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, यानी कि एनवायरनमेंट में अगर चेंज आएगा तो लीफ साइज, लीफ कलर या फ्लावर साइज, फ्लावर कलर भी इफेक्ट हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लेके जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। इसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वो होता है जिसमें कि उनके इंटरनल डिटेल्स भी देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि आर्टिफिशियल सिस्टम की एक और ड्रॉबैक है कि ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, जबकि दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस होती नहीं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव नहीं होते। रिप्रोडक्टिव स्टेबल होते हैं क्योंकि वो डीएनए में कोडेड होते हैं। अब बात आती है नेचुरल की। नेचुरल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? नेचुरल में आती है, देखो नेक्स्ट पेज पर फर्स्ट लाइन में लिखा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, ये सारे फीचर्स इसमें आएंगे। एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल में हम ऑर्गेनिजम्स को इस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि उनकी एम्ब्रियो फॉर्मेशन के प्रोसेस जो है वो कितने सेम है, या उनके सेल्स जो हैं वो कितने अंदर से सेम है, या टिश्यूज सेम है। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है कि उस प्लांट के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं वो कितने सेम हैं आपस में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इंटरनली वो कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उस बेसिस पर उन्हें सेम कैटेगरी में प्लेस किया गया। अब बात आती है फाइलोजेनेटिक की। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो कि बताता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इवोल्यूशनरी रिलेटेड है, यानी जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर है, उनको एक ही कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा, इसका ये मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का। जैसे मैमल्स वो होंगे जिनका कि एक कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, तभी उन्हें एक ही कैटेगरी में प्लेस किया गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बुक में बताई है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इस समय वेल एक्सेप्टेड है, वो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर। जबकि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये किसने दिया था? ये लिनियस के समय का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो जहाँ लिखा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके बाद इन्होंने लिखा है वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व इन डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। कौन सी डिफिकल्टी आती है क्लासिफिकेशन में? ऑर्गेनिजम्स को उसकी सही कैटेगरी में प्लेस करना, यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। उसको गलत कैटेगरी में ना प्लेस कर दिया जाए। तो क्या किया जाए? इसके लिए तीन तरीके इन्होंने दिए। सबसे पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, सबको इक्वल पॉइंट्स दे दो, और उसके बाद ये देख लो कि टोटल कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म। अगर एक सर्टेन क्राइटेरिया से ज़्यादा मिल रहे हैं तो उनको एक कैटेगरी में प्लेस करो, अगर नहीं मिल रहे तो उनको अलग अलग कैटेगरी में प्लेस किया जाए। इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि अगर क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, यानी कि सेल के अंदर के जो डिटेल्स हैं, उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई या सेम कैटेगरीज में प्लेस किया जाए तो उसको साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। साइटो मीन्स सेल एंड टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। फिर आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि अगर सेल्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाए कि इस कैटेगरी में ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए कंटेनिंग प्लांट्स, क्लोरोफिल बी कंटेनिंग प्लांट्स एंड सो ऑन, तो उसको कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अलग अलग हमने चीज़ें पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं आगे। एल्गी। सबसे पहली कैटेगरी प्लांट्स में जो है वो है एल्गी। एल्गी किन प्लांट्स को कहते हैं? एल्गी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, वो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। व्हाट इज थैलस? थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, लूज अनडिफरेंशिएटेड मास या एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ये डेफिनेशन है किसकी? ये एल्गी की डेफिनेशन है। अच्छा, एल्गी की इसी विशेषता के कारण वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, एसेक्सुअल स्पोर से करेंगे और सेक्सुअल स्पोर बनाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर को जूस्पोर कहते हैं, और जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कैसे? दो तरह के हो सकते हैं, या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, या तो एक जैसे होंगे या एक जैसे नहीं होंगे। अगर एक जैसे होंगे तो उनको कहते हैं आइसोगैमस। उन गैमीट्स को कहेंगे आइसोगैमस, उस फर्टिलाइजेशन को कहेंगे आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन। अगर दोनों गैमीट्स एक ही जैसे हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली, अगर वो डिफरेंट हैं तो उन्हें कहेंगे एनाइसोगैमस। तो इसका मतलब एल्गी पाए कहाँ जाते हैं? एल्गी पाए जाते हैं एक्वेटिक एरिया में। तो सबसे पहले जो प्लांट का ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं एल्गी, ये उन जगहों पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर भी वाटर की एबंडेंस है, यानी कि कहाँ पर? ओशंस एंड सीज। देखो क्या इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। दीज आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है इनमें। सिंपल का मतलब है कि इनमें ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो टिश्यू या ऑर्गन लेवल तक नहीं पहुँचा, अभी सेल के लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। थैलॉइड यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस की डेफिनेशन यहाँ लिखी है।
ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लार्जली एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब है कि पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर यानी कि साधारण पानी और नमकीन पानी दोनों में। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड, सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। लाइकेन्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया। और स्लॉथ बियर एक ऐसा जानवर होता है कि वो इतना आलसी होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर भी एल्गी ग्रो कर जाती है। अब इसके बाद इन्होंने देखो रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में दिया है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में सबसे पहले बताया फ्रेगमेंटेशन, कि हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके बाद जू स्पोर्स के बारे में बताया, जू स्पोर जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। जू स्पोर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एसेक्सुअल होते हैं और मोटाइल होते हैं, यानी कि उनमें फ्लैजेला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्होंने क्या बताया कि वो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस होते हैं। देखो, अगर आइसोगैमस का एग्जांपल पूछें तो उन्होंने स्पाइरोगाइरा दिए, स्पाइरोगाइरा। और एनाइसोगैमस का एग्जांपल कौन सा दिया है? क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास किस तरह का एग्जांपल है? सिमिलर है, इसका मतलब आइसोगैमस है। और एनाइसोगैमस का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। इसके बाद देखो इन्होंने एक और एग्जांपल दिए ऊगैमस का, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ऊगैमस का मतलब क्या होता है? ऊगैमस एक तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें कि एक गैमीट होता है बड़ा, एक गैमीट होता है छोटा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, यानी कि एनाइसोगैमस है। लेकिन एक डिफरेंस और है, ये तो छोटा वाला होता है, संख्या में ज़्यादा होता है और मूव कर सकता है। ये बड़ा वाला जो होता है संख्या में एक ही होता है और मूव नहीं कर सकता, उसे ऊगैमस कहते हैं, यानी कि जिस टाइप का ह्यूमंस में होता है। अब देखो फिगर 3.1, यहाँ कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ग्रीन एल्गी का सबसे पहला एग्जांपल है वॉलवॉक्स, है ना। अब वॉलवॉक्स में तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक कॉलोनी के रूप में सेल्स हैं, पेरेंट कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, इस तरह से इन्होंने दिया है। तो सेल्स एसोसिएशन में रह रहे हैं। दूसरा एग्जांपल दिया इन्होंने क्लैमाइडोमोनास का, सिंगल सेल है, अपनी बुक में देखो सभी, A2, फिगर 3.1 A2। इसके फ्लैजेला इन्होंने दिखाए, यानी कि एक ऐसा है, ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद आगे दूसरे एग्जांपल्स हैं जैसे कि कारा, है ना। ये सब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल थे। दूसरे नंबर पर ब्राउन एल्गी आया। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा है। इनमें तीनों में एक चीज़ तुम देखोगे कि होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उन्हें सॉलिड सरफेस यानी कि सॉइल से अटैच करके रखता है, यानी रूट लाइक फंक्शन है। इसके बाद आता है इसमें स्टाइप। स्टाइप का मतलब होता है कि एक तने जैसा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ भी रूट जैसा नहीं होता, कोई कुछ भी स्टेम जैसा नहीं होता, कुछ भी लीफ जैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है ना। ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं आया, तो हम इनको ना तो लीफ कहते, ना हम इनको स्टेम कहते, ना ब्रांचेस कहते, इसलिए इनको अलग नाम दिए गए, जैसे कि होल्ड फास्ट, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और फ्रॉन्ड किसे कहते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर को। इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखो, रेड एल्गी। रेड एल्गी में दो एग्जांपल दिए, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। इसमें भी तुम्हें फ्रॉन्ड और ब्रांचेस दिखेंगे। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने एल्गी के कई दिए हैं हमें यूज़फुल फीचर्स। सबसे पहला यूज़फुल फीचर ये है कि एल्गी अर्थ पर इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, ओशंस और सीज में, कि ये हमारे लिए ऑक्सीजन को फिक्स करने का काम करते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए अर्थ पर पाई जाने वाली जो ज़्यादातर ऑक्सीजन है वो इन्हीं के द्वारा फिक्स की हुई है। जैसा कि तुम जानते हो कि 75% अर्थ पर वाटर है ना, ओशंस के रूप में, और उनमें जो फोटोसिंथेसिस करने वाले यानी कि प्रोड्यूसर्स फूड चेन में फर्स्ट पोजीशन वाले वो एल्गी ही। तो इसका मतलब एक तो फंक्शन इनका हो गया ये। इसके बाद कई सारे जो स्पीशीज़ हैं, लगभग 70 स्पीशीज़ खाने के काम भी आती है, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम का एग्जाम्पल दिया है। पोरफायरा, सारगासम और लेमिनेरिया। इसके अलावा कई और स्पीशीज़ हैं जो खाने के काम आती है, यानी कि इनको खाया भी जा सकता है।
देखो फिर कुछ और स्पीशीज़ का दिया है, जैसे कि रेड एल्गी। रेड एल्गी बनाती हैं हाइड्रोकोलॉइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। किसी सब्सटेंस में अगर हमें मॉइस्चर को होल्ड करके रखना है तो जो सब्सटेंस हम उसमें ऐड करेंगे, जैसे जेली है, जेली के अंदर मॉइस्चर हमें मेंटेन करके रखना है, तो उसमें जो चीज़ ऐड की जाती है इस पर्पज़ के लिए उसको कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमें रेड एल्गी से मिलता है सब हाइड्रोकोलॉइड केरेजीन, और ब्राउन एल्गी से मिलता है एल्जिन। इसके अलावा अगार नाम का एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, वो हमें जेलिडियम और ग्रासिलेरिया नाम के रेड एल्गी से मिलता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के, ये सभी को याद रखना है कि किस एल्गी का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमंस के लिए। अभी अभी मैंने बताया कि जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से अगार मिलता है। अगार का फंक्शन ये होता है कि वो मीडियम बनाने के काम आता है, वो मीडियम जिसमें कि बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि इस अगार का फंक्शन आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी किया जाता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इन एल्गीज को इन्होंने क्या लिखा है कि स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज़ करते हैं, यानी कि उनके फूड के तौर पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला को। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखो एल्गीज के वैसे तो क्लासिफिकेशन कई कैटेगरीज में किए जाते हैं, लेकिन ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। इसको हम एक एक करके अभी देखते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जैसा कि पता है कि इसका नाम क्लोरो है ना, यानी कि क्लोरोफिल से लिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मैराइन वाटर में भी पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसको ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस तीनों तरह का है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का, कोलोनियल यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर जब रह रहे हैं, और फिलामेंटस मतलब बॉडी जो है वो इस तरह की फिलामेंट लाइक है। तो तीनों स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं। ग्रीन एल्गी के और उन्होंने आगे क्या बताया कि इसके पास पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए और डी। ये वाली जो टेबल है, टेबल 3.1, इसमें तीनों का कंपैरेटिव स्टडी भी दिया है और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं। जैसे क्लोरोफाइसी का दिया है कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। स्टोरेज के लिए क्या होता है इनके पास? स्टार्च। क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोरेज के लिए है इनके पास स्टार्च। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। और इसके बाद क्या दिया है कि फ्लैजेला 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल होते हैं यानी कि बराबर लंबाई के, एपाइकल यानी कि टिप पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश का मतलब होता है दलदली इलाकों में, इसे ब्रैकिश कहेंगे। और इसके बाद अब देखो इसमें और क्या क्या दिया है। क्लोरोफाइसी वाला जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने दिया है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पाइरेनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड प्लेट लाइक। The pigments are localized in definite chloroplast. Chloroplast may be discoid plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral और ribbon shape, यानी अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पॉसिबल हैं। और स्टोरेज के लिए जो स्ट्रक्चर है इनके पास वो होता है पाइरेनॉइड। पाइरेनॉइड जिसमें कि फैट और प्रोटीन्स को स्टोर किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाइरेनॉइड क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। कुछ एल्गी जो होते हैं वो ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन्स के रूप में अपना न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज और पेक्टोज की। लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में दिया है। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फंगस की एल्गी की बात हो तो वो फ्रेगमेंटेशन आएगा। इसके बाद आएंगे स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल स्पोर जैसा कि मैंने बताया था जू स्पोर से होगा, और सेक्सुअल स्पोर कैसा होगा? oogamous, एनाइसोगैमस और आइसोगैमस, तीनों तरह का होगा। एग्जाम्पल लास्ट में दिए
क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा एंड कारा। इसके बाद बात आती है फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की। फियोफाइसी है ना, ये जो स्पेलिंग्स होती हैं इन पे विशेष ध्यान देना है सबको। जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं और जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। जैसे फियोफाइसी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। कौन से हैं पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, है ना। क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, ये तो हो गए पिगमेंट। इसके बाद इनके पास और क्या है? स्टोर करते हैं फूड मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में। मैनिटोल, लेमिनेरिन, ये एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स के नाम है। इसके अलावा सेलुलोज और एल्जिन की सेल वॉल, सेलुलोज प्लस एल्जिन सेल वॉल। और इसके बाद दो फ्लैजेला हैं जो कि अनइक्वल हैं, लंबाई में बराबर नहीं है और लेटरल है यानी कि बॉडी के साइडवेज प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर तीनों में पाया जाता है। और अगली विशेषता इन्होंने क्या लिखी है इनकी? दे आर फाउंड प्राइमरीली इन मैराइन हैबिटाट्स, शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, यानी ब्रांच्ड और फिलामेंटस दोनों ही तरह के होते हैं। फिलामेंटस तो कहेंगे इसको और ब्रांच कहेंगे इसको, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। They range from simple to profusely branched forms represented by kelps. Kelps इतनी बड़ी एल्गीज को कहते हैं जो कि क्या होती हैं, बिल्कुल झाड़ियों की तरह की संरचना बना लेती है। Which may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll, ये तो मैंने बता दिया। Vary in color from olive green to different shades of brown. इसी वजह से इन्हें ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो जेंथोफिल नाम का पिगमेंट होता है ये इनके अंदर पाया जाता है। जेंथोफिल का एक सर्टेन टाइप जिसका नाम फ्यूकोजेंथिन है, जो कि असल में एक ब्राउन कलर का पिगमेंट है, वो इनके अंदर पाया जाता है। फूड को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की या एल्जिन की। प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड होते हैं वैक्यूल न्यूक्लियस के आसपास। होल्ड फास्ट, स्टाइक और फ्रॉन्ट ये प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। और ये स्ट्रक्चर कैसे हैं? एनालॉगस हैं रूट्स के, लीव्स के और स्टेम के। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रेगमेंटेशन से होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि चूंकि इनकी बॉडी होती है किस तरह की, इनमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये थैलॉइड है, इसीलिए इनमें होती है फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर से। और किस तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे जूस्पोर पर? इक्वल फ्लैजेला। लास्ट में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous हर तरह का हो सकता है। गैमीट्स का यूनियन वाटर में होता है। अब देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कोई सी भी क्लास के एल्गी हों, इन सबके जो गैमीट्स हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनका जो मीडियम है वाटर है, उसमें उन्हें स्विम करके एक दूसरे से फ्यूज़ करना है, यानी कि फ्यूजन के लिए वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। गैमीट्स आर पाइलिफॉर्म, पी शेप्ड एंड पेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। द कॉमन एग्जांपल्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। तो एग्जांपल भी हर एक के याद रखना है। लेटरली प्रेजेंट का मतलब ये है कि अगर ये एक गैमीट है तो उसमें इस तरह से प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला। लास्ट जो कैटेगरी है वो है रोडोफाइसी, जिनको रेड एल्गी भी कहते हैं। रोडोफाइसी जिनको रेड एल्गी भी कहते हैं। रेड एल्गी कहने का कारण यह है कि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं। क्लोरोफिल ए और डी के अलावा
क्लोरोफिल ए एंड बी, इसके अलावा फाइको इरिथ्रिन, ये पिगमेंट इसमें पाया जाता है। स्टोरेज के लिए इनके पास होता है फ्लोरिडीन स्टार्च, यानी कि स्टार्च की ही एक फॉर्म है फ्लोरिडीन स्टार्च। तो हर एक का तुम्हें ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पिगमेंट कौन सा है, और दूसरा उसमें स्टोर्ड फूड कौन सा है, इन पे सबसे ज़्यादा जोर है। इसके बाद सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स से बनी होती है इनकी सेल वॉल, सेलुलोज और पेक्टिन। फ्लैजेलाइन में एब्सेंट होते हैं। और इसके बाद अगली विशेष बात क्या लिखी है कि मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी मेराइन आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड close to surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates। रेड एल्गी ज़्यादातर मेराइन होते हैं। मेराइन में बॉटम में और ऊपर के लेवल पर दोनों जगह इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो रेड कलर की लाइट होती है जिसको कि इनके पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबसे ज़्यादा डीप तक जा सकती है ओशन के अंदर। इसके बाद द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम, यानी कि यूनिसेलुलर के एग्जांपल हमने देखे क्लोरोफाइसी में। अब देखो मल्टी सेलुलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन का लेवल सेल से हाई लेवल का भी हो सकता है। फूड को इस फॉर्म में स्टोर करते हैं विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोइड। रेड एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से, वेजिटेटिवली, और एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स से, सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमीट से, यानी कि इनमें भी वही सारे मेथड्स हैं, जू स्पोर से एसेक्सुअल, इसके अलावा आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एकम्पनीड कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें और भी डेवलपमेंट्स होंगे जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म का क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म का थैलस बनेगा। कॉमन मेंबर्स के एग्जांपल्स क्या दिए हैं? पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। तो एल्गी के केस में याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो है क्लासिफिकेशन, हर कैटेगरी के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि पिगमेंट्स और स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, ठीक है, और विशेष बातें जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। थैंक यू।